आज की कहानी है बेशर्म। दिन के 2 बज रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। पारुल हाल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के सारे सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। पारुल ने अपना खाना जारी ही रखा। पारुल को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने ताना कसा, हमारा तो यहाँ खाना छूट गया है और इसे देखो, आराम से बैठकर खाना खा रही है। क्या यही होते हैं बहुओं के लक्षण? पारुल ने उसकी बात को सुना अनसुना किया और अपने खाने में लगी रही। सासू माँ ने हार नचाते हुए कहा, यहाँ कर्जा चुकाने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए हैं। हमारी जान मुँह को आई है और ये महारानी हलवा पूरी खा रही हैं। पहली बात तो ये कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मेरी मर्जी मुझे क्या खाना है। रही बात इसके गहनों की, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो आपके कर्म थे जो लौट कर आए हैं। पारुल के इतना कहते ही सासू माँ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मोहित ने इशारा कर चुप करा दिया। पारुल खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई, फिर सीधा अपने कमरे में और वहाँ जाकर अपने पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन पारुल सुबह से इधर से उधर दौड़े जा रही थी। मोहित भी अभी तक घर नहीं पहुँचे थे। पारुल बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं था। आखिर में देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ बेरुखी से बोली, हमने तो पहले ही कहा था फालतू का कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं। पर सुनता कौन है? रख दीजिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हो। बड़ों की बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो पारुल के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप साथ देती तो शायद ये नौबत नहीं आती, पर फिर चुप रह गई। खैर पारुल ने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नज़रें अब भी दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़कर सब ने अपना खाना ख़त्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद मोहित घर में आता हुआ दिखाई दिया। तब पारुल की जान में जान आई। मोहित के घर में आते ही पारुल उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? मोहित पैसों का पिछले साल मोहित को कारोबार में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद से कि कारोबार फिर से चल निकलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो पैसे ही डूब गए, क्योंकि इस बीच ननद पूजा की शादी पक्की हो गई थी और वो पैसे जो कारोबार में लगने थे वो ननद की शादी में खर्चा हो गए। 1-2 बार मोहित ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। थक हार कर मोहित को वो पैसे शादी में देने पड़े। अब नौबत ये थी कि ब्याज देने के भी पैसे नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या इंतजाम हो पाया या नहीं। पारुल का सवाल सुनकर मोहित चुपचाप खड़ा रह गया। उसकी चुप्पी देख पारुल समझ गई कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, पर मोहित भी सुबह से भूखा प्यासा है। ये सोचकर बोली, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं क्या करना है। मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, मोहित ने उदासी से कहा। एक बार तो पारुल की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों इस समस्या का भी कोई न कोई उदान कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर पारुल रसोई में जाकर मोहित के लिए खाना लाने लगी। सासू माँ और देवर से भी मदद मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जबकि उसका काम भी अच्छा चल रहा था। खैर खाना लगाकर पारुल बाहर गई तो मोहित हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे में से आवाज़ आ रही थी। थाली वही टेबल पर रखकर उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहाँ हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वही ठिठक गए। सासू माँ पति और देवर की बात सुनकर ये लगा कि किसी ने पैरों को जंजीरों से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर मोहित? सासू माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, बस अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों पारुल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकले। क्या हुआ, उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए
और हाँ भैया, कारोबार के घाटे बहाने ना बनाते तो भाभी गहने भी नहीं देती। उसे तो लगता है कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके हैं। अगर एफडी ननद की शादी के लिए देती तो कम से कम गहने तो बच जाते। पारुल ने अचानक कमरा खोल दिया। एक पल के लिए सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिस आंखों में आंसू बह रहे थे, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले मोहित के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम मेरे पति हो, बोलते ही शर्म आ रही है। मेरे अपनेपन और मेरे प्यार का ये सिला दिया। मेरी भावनाओं का इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोहित पर हाथ उठाने की। अभी धक्के मारकर बाहर कर दूंगी घर से। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी देखते हैं कितनी जगह देते हैं तुझे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की। पारुल के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। ये कैसे बात कर रही है मम्मी से? सास हो तुम्हारी, भाड़ में गए मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके में जाकर बैठूंगी? कभी सोच भी मत लेना। इस घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे करोगी इस घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया इस घर से। सास चिल्लाई। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि तुम लोगों ने जो काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है। और मैंने अगर कानूनी एक्शन ले लिया ना, तो साबित भी कर दूंगी तुमने किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दांव पेच मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा समाज में थू थू होगी वो अलग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेशर्म लोगों के घर में रहना है तो बेशर्म बनना पड़ेगा। वहाँ से पारुल सीधा पुलिस थाने गई और लिखवाया कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी पारुल उसी घर में रहती है। उन लोगों की नाक के नीचे पूरा परिवार एकजुट है और वो अकेली, पर अब वो हर वो चीज़ करती है जो उसे पसंद है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।